सो हे गाइस, दिस इज जसप्रीत एंड आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो एंड यू ऑल आर वेलकम टू दिस चैनल। और ये वीडियो पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसको आप पूरा अंत तक देखिएगा। इसके अंदर हमारे साथ में जो गेस्ट जुड़ रही हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग गेस्ट हैं। उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है 15 साल की उम्र के अंदर। जी हाँ, 15 साल की उम्र के अंदर उन्होंने अपनी जर्नी के अंदर कोडिंग और वेब डेवलपमेंट और बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजें शुरू कर दी थी, वो भी अपनी 15 साल की उम्र के अंदर। और अभी वो 12th क्लास के अंदर है और इसी के साथ में वो कंटेंट भी क्रिएट करती हैं और इसी के साथ में फ्रीलैंसिंग भी करती हैं, वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक वेब डेवलपर भी हैं। और बहुत ज्यादा अमेजिंग मतलब जर्नी है उनकी। और इस वीडियो को हम पूरा अंत तक देखिएगा। इसके अंदर ये सब चीजें हम ढंग से उनके साथ में डिस्कस करने वाले होंगे। सो पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि इसी टाइप की पॉडकास्ट और वीडियोज इस चैनल के ऊपर आती रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स वेलकम श्रुति। सो हेलो श्रुति, हाउ आर यू? Hi, I'm great. How are you? अमेजिंग। सो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इंस्पिरेशनल है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने मतलब जब स्टार्ट किया तो आपका मोटिवेशन क्या था, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया 15 साल की उम्र के अंदर? मतलब मेरे को तो कोडिंग वर्ड का भी नहीं पता था ना, यहाँ तक कि 12th क्लास में भी नहीं पता था मेरे को, कॉलेज में आने के बाद में पता चला। तो उस चीज के बारे में आप बताइए कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो डेज बहुत बोरिंग जा रहे थे एंड टाइम पास हो रहा था। स्कूल्स भी बंद थे, सब कुछ बंद था। वी कांट गो एनीवेयर आउटसाइड। तो इसीलिए फिर एक कजिन है मेरे जो पुणे में जॉब करते थे इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सो वो आए जब घर, तो उनसे मैंने बात की। सो ही सेड कि आप मतलब कोडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जस्ट टू टाइम पास के लिए, ऐसे ही एक न्यू स्किल सीखने के लिए। तो वो वो मैंने स्टार्ट किए और मतलब शुरू में तो बहुत बोरिंग लगा और ऐसा लगा कि जैसे मतलब सिर्फ जो जिसको अच्छे से मैथ्स आता है वही सिर्फ कोडिंग कर सकता है, लेकिन वो एक मिथ था। मतलब इट्स नॉट ट्रू कि जिसको मैथ्स आएगा वही कर पाएगा। तो ये बात है कि एवरीवन कैन डू इट, लेकिन बस वही होना चाहिए कि पैशन होना चाहिए रिगार्डिंग इट। तो शुरू में बोरिंग था बट देन धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होता गया एंड फिर अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने यूट्यूब से, यूडेमी से एंड बहुत सारी अलग अलग कोर्सेज लिए एंड उससे फिर हो गया अच्छे से, मतलब सब कुछ। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एक्चुअली। आपने टाइम पास के लिए चीज शुरू करी, टाइम पास के लिए नहीं तो जनरली स्टूडेंट्स मतलब ऐसा कुछ करते नहीं है। दैट वाज सो हाँ। अमेजिंग या। सो इसी के साथ में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि करंटली आप कौन कौन सी चीजें बेसिकली कर रही है डिफरेंट, जैसे आप जैसे फुल स्टैक डेवलपर हैं और कंटेंट वगैरह क्रिएट करती हैं, तो वो चीज आप बताइए कि क्या क्या चीजें आप बेसिकली करती हैं इसमें। अभी मैं डेवलपमेंट में, मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट और ऑल्सो जो अभी वेब 3 आया है उस पे, उस डेवलपमेंट में भी एंटर कर चुकी हूँ। लाइक आई हैव स्टार्टेड लर्निंग दैट, तो वो चल रहा है। सेकेंडली कंटेंट पार्ट में आई हैव माय ओन यूट्यूब चैनल जो अभी इनकंसिस्टेंट है, अभी ड्यू टू एग्जाम्स है अभी। तो वो उसके बाद आई विल बी कंसिस्टेंट, तो उसमें कंटेंट में पूरा बनाना है यूट्यूब पे एंड लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मतलब कंटेंट को स्केल करना है, एक वो चीज़ है। एंड थर्डली अबाउट द डिज़ाइन की, मतलब डेवलपमेंट में भी जो फर्स्ट थिंग जो मेरे को अच्छी लगी वो है डिज़ाइन पार्ट, फ्रंट एंड पार्ट, द हाउ द वे द वेबसाइट लुक्स। वो चीज़ इज व्हाट पैशन नीड्स, मतलब उसमें मेरा ज़्यादा पैशन है। तो वो चीज़ आई एम लर्निंग कि उसमें 3D एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं और फ्रंट एंड को और इंटरैक्टिव कैसे बनाते हैं। यूज़र का जो एक्सपीरियंस है, जो जब वो यूज़र वेबसाइट पे आए तो वो कैसा होना चाहिए, एंड द मतलब एवरीथिंग अबाउट डिज़ाइन। तो बेसिकली डिज़ाइन, कंटेंट एंड कोड, these three things are my part. ओके ओके ओके, अमेजिंग। एंड इसी के साथ में ये चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो कोडिंग की जो जर्नी थी जब आपने लर्न किया था, तो वो थोड़ा इलेबरेट कीजिए। वो आपने किस तरीके से लर्न किया था, आपकी पूरी जर्नी को बताइए कि कौन कौन सी डिफिकल्टीज आई आपने जब स्टार्ट किया, तो किस तरीके से स्टार्ट हुआ और किस समय पे जाके आपका थोड़ा थोड़ा हाँ भाई वो लेवल बनने लगा कि हाँ भाई मेरे को अब चीजें थोड़ी आने लगी है। तो वो चीज आप बताइए। तो मैंने स्टार्ट किया था सी लैंग्वेज से। तो सी लैंग्वेज शुरू शुरू में अच्छा लगा कि हाँ ऐसा है। फिर उसके बाद जब उसको कोड करने बैठ रहे थे तो हाँ। उसमें तो कुछ कुछ नहीं भी समझ में आने लगा कि ऐसा क्या है, मतलब ये कंप्यूटर की लैंग्वेज अजीब भी है टाइप्स। तो ऐसा हो रहा था। फिर सी लैंग्वेज सीख लिया, उसके बाद आई मतलब जम्प्ड इनटू HTML वेब डेवलपमेंट में डायरेक्टली। तो HTML फिर CSS। तो जब HTML आया ना, तो HTML क्या है कि एक स्ट्रक्चर है एक वेबसाइट को देने के लिए। उसके ऊपर फिर CSS आ जाता है जो उसकी स्टाइलिंग कर देता है, देन जावास्क्रिप्ट।
फॉर द इंटरएक्टिविटी। तो वो सब चीज़ें करते करते फिर वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, और फिर वही फ्रंट एंड वाली बात की, उसकी वेबसाइट की लुक में उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि डिज़ाइनिंग में, और उसका कंटेंट जो पार्ट होता है आगे का, तो वो चीज़ थी। तो HTML के बाद CSS सीखा मैंने, फिर जावास्क्रिप्ट, और फिर जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद पता चला कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, रिएक्ट जेएस होता है, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, और इन सबको एक मर्ज स्टैक बोलते हैं, जिसको फुल स्टैक डेवलपमेंट बोला जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे समझ में आया। तो वो पूरा मर्ज स्टैक सीखा मैंने कि कैसे बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों कनेक्ट होते हैं एक साथ। फ्रंट एंड की अलग टेक्नोलॉजीज होती है, बैक एंड की अलग टेक्नोलॉजीज होती है, और दोनों को कनेक्ट कैसे किया जाता है, दोनों को डिप्लॉय करके किसी को हैंड ओवर कैसे किया जाता है। फिर एक इंटर्नशिप भी मिली एक NGO में, जिसमें मतलब पहले तो ऐसा लगा कि कुछ आता नहीं है, क्योंकि पूरा सेल्फ टॉट था, तो समझ में नहीं आया था कि जब तक कोई देखेगा नहीं कि मैंने अभी तक कितना किया, तब तक समझ में नहीं आएगा खुद को कि मैंने कितने पानी में हूँ। तो जब इंटर्नशिप की है मैंने, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये चीज जो मैंने लेफ्ट आउट कर दी है बीच बीच में, तो उन्होंने भी मेरे को समझाया, इंटर्नशिप वालों ने, कि ये ऐसी चीजें होती है, इसको ऐसे परसीव करते हैं। तो वो सब चीजें फिर समझ में आई इंटर्नशिप के बाद, तब बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई थी फर्स्ट टाइम में। देन उसके बाद फिर धीरे धीरे लिंक्डइन में आई क्रिएटेड एन अकाउंट, तो तब फिर और भी प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। मतलब अपने वर्क को शोकेस करती थी बेसिकली लिंक्डइन में पोस्ट डाल के ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस पे, कि अबाउट माय वर्क, मतलब जो भी मैंने वर्क किया अभी तक। फिर आई डिड एक 50 डेज का चैलेंज भी किया था मैंने, कि 50 डेज में आई क्रिएटेड 50 डेज में आई लर्न द होल फुल स्टैक डेवलपमेंट, पूरा मर्ज स्टैक। लाइक जावास्क्रिप्ट तो पहले से आता था, बट उस मर्ज स्टैक को डिवाइड कर करके एक रोड मैप के टाइप 50 डेज में वो, तो उसकी वजह से भी और क्लाइंट्स अट्रैक्ट होने लगे, तो दे केम टू मी कि उनका प्रोजेक्ट लेके, कि दे वांटेड मी टू वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई थी। अमेजिंग अमेजिंग सो अमेजिंग। एक्चुअली इतनी सारी चीजें आपने बोल दी ना, ये जनरली जो देखते हैं ना स्टूडेंट्स के बारे में, वो सभी कॉलेज के अंदर ये सब चीजें कर रहे होते हैं, और आपने ये चीज बहुत जल्दी शुरू कर दी। दैट्स सो अमेजिंग। और आपकी जो जर्नी है वो भी बहुत बेसिकली उससे बहुत ज्यादा एक तरीके से आपको फायदा मिलेगा उससे, और मिल भी रहा होगा डेफिनेटली। और इसी के साथ में ये चीज मैं पूछना चाहूंगा, मतलब आपने इंटर्नशिप ली, वो इंटर्नशिप बेसिकली आपने कैसे ट्राई किया, वो फर्स्ट इंटर्नशिप, मतलब वो भी एक मॉडर्न चीज है, तो उस चीज के बारे में आप बताइए। हाँ, तब एक प्लेटफॉर्म का मैंने सुना, उसका नाम था ब्लू टाई, वो मैंने ज्वाइन किया। लिंक्डइन के जैसा ही है, तो वो मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पे मैं एक जन से मिली, और उसने मुझे एक ग्रुप में ज्वाइन किया जिसका नाम था 100 यंग माइंड्स। और उस ग्रुप में बहुत सारे प्रोफेशनल्स लोग थे जो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं लाइफ में। तो मैंने जब वो ग्रुप ज्वाइन की, तो उस ग्रुप से मुझे एक पर्सन ने रीच आउट किया, और उन्होंने बोला कि ये NGO है हमारा, और मुंबई में NGO उनका, एंड दे वांटेड मी फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो आई हैव सेंड देम फ्यू वेबसाइट्स जो मैंने बनाई थी, जो एकदम मतलब बहुत ही लो लेवल की थी, बट स्टिल वो, मतलब आई गॉट द चांस टू वर्क विद देम फॉर लाइक 3 months। मैंने उनके साथ काम किया, बहुत कुछ सीखा, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ही बहुत कुछ सीखा। ऐसे अमेजिंग। सो ओवरऑल हमें अभी अभी तक मतलब जो चीज देखने को मिल रही है ना, वो ये है कि बस ट्राई आउट करते जाओ नई नई चीजें, कुछ ना कुछ मतलब रास्ता मिलता जाता है, और इसी तरीके से एक जर्नी बनती है। तो दैट्स सो या। और इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगा कि आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने जो करे थे, मतलब ओवरऑल आपको ये सब चीजें करने में कितना टाइम लगा, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो इस चीज का एक आइडिया दीजिए एक वेब डेवलपमेंट में। शुरू शुरू में तो मैंने सिंपल वेबसाइट्स बनाई थी, ओनली लैंडिंग पेजेस, और वो भी मतलब इतने खास नहीं थे, खुद के दिमाग से ही बनाया था, ऐसे पता नहीं था कि कहीं से इंस्पिरेशन लेके बना सकते हैं, या उसको अच्छे से डिजाइन किया जाता है पहले, उसके बाद उसको कोड किया जाता है, ये सब भी आइडिया नहीं था। सो मतलब बहुत ही लो लेवल का था, और अभी अगर आप कोई भी देखेगा उसको तो दे लाफ एट इट कि वो कैसा था। फिर वो डिजाइन का भी सेंस आने लगा कि ये चीज ऐसे होती है, और ऐसे यूजर का एक्सपीरियंस हम स्केल कर सकते हैं। तो फिर डिजाइन में और इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और फिर जब बैकएंड भी सीखा मैंने, तो बैकएंड को और फिर उसको सबको एक साथ लाके, मतलब तो मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट का प्रोजेक्ट था वो ये था कि वी नीड टू क्रिएट अ बैडमिंटन पोर्टल,
लाइक ये फर्स्ट इंटरनेशनल था, एक फर्स्ट इंडिया का भी प्रोजेक्ट था जिसमें लैंडिंग पेज बनाना था फॉर द रियल स्टेट प्रॉपर्टी वेबसाइट थी उनकी, नोएडा का क्लाइंट था। सो उनका क्या था कि एक रियल स्टेट प्रॉपर्टी वेबसाइट है, उनके डिफरेंट डिफरेंट पेजेस थे अंदर। तो मैंने बहुत सारे पेजेस बनाए थे उनके, अराउंड 11-12 पेजेस मैंने उनके डिजाइन किए थे। एंड वो क्लाइंट भी ऐसा था कि दे वांटेड एवरीथिंग सो फास्ट, तो उससे मेरी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई ना कि हर चीज को फास्ट कैसे कोड किया जाता है। एंड उसमें जब पूरा डेडिकेशन आ गया तो मतलब वो चीज बहुत स्केल हो गई, और तब से वो स्किल भी आ गई कि कोई भी चीज को फास्ट कैसे कोड करते हैं। और फिर उस क्लाइंट ने भी जो चेंजेस बता रहा था तो उससे भी समझ में आया था कि ये चीज ऐसे सुधारी जा सकती है, इम्प्रूव की जा सकती है। देन एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला, उसमें बैडमिंटन पोर्टल बनाना था। उसमें क्या था कि जो भी आएगा बैडमिंटन उनके कोर्ट में खेलने, तो दे विल हैव टू बुक द कोर्ट, पहले बुक करना था अपने टाइमिंग के हिसाब से। तो वो चीज बनाया, उसमें बैकएंड भी था पूरा कि कैसे यूजर आएगा उसमें बुक करेगा, तो वो चीज डेटाबेस में सेव होगी और वो एडमिन को जाके दिखेगी वो चीज कि इस लोगों ने इस टाइम पे कोर्ट को बुक करके रखा है। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, उससे भी बैकएंड का बहुत कुछ सीखने मिला क्योंकि वो फर्स्ट बैकएंड प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने वर्क किया था। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की स्टार्टिंग हुई थी। अमेजिंग। एक्चुअली आपकी उम्र को देख करके मतलब ऐसा लगता नहीं कि आपने इतने एडवांस प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे, मतलब इतने बढ़िया तरीके से। और बहुत ज्यादा अमेजिंग एक्चुअली। और इसी के साथ में ही मैं एक प्रोसेस में आपको जानना चाहूंगा कि आपकी जो आप वेबसाइट जो डेवलप करती हैं उसके अंदर अभी क्या प्रोसेस फॉलो करती हैं। जैसे आपको कोई क्लाइंट मिला तो अब आप कैसे एक वेबसाइट को डिजाइन करेंगी, मतलब किस तरीके से आपका एक प्रोसेस रहता है? अच्छा, तो प्रोसेस ऐसा रहता है कि पहले तो कुछ प्रोसेस नहीं था मेरा, मतलब बहुत सारे स्कैम्स भी हुए थे ओके। कि मतलब कुछ कुछ ऐसे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए एंड देन मेरे को वो पेमेंट नहीं मिला, ओह। तो वो प्रूफ नहीं था कि आई वर्कड विद देम। तो फिर वो चीज बाद में और यूट्यूब से सीखने लगी कि कैसे प्रूफ होता है कि यू हैव वर्कड विद देम। तो फिर पता चला कि ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन होते हैं, एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज की आपने इस पर वर्क किया है, और एडवांस पेमेंट लेते हैं, वो भी सब समझ में आया। तो फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स में मैंने अपने सिस्टम, अपने फ्रीलांस सिस्टम को इसी तरह से स्केल किया और सीख सीख के और उसमें चीजें ऐड करके, ताकि वो एक प्रूफ ऑफ वर्क बन जाए ऐसा। तो द प्रोसेस अभी ऐसा है कि व्हेन अ क्लाइंट एंटर्स, तो सबसे पहले तो उसका प्रोजेक्ट पहले समझना है कि वो चीज क्या है एंड आप वो कर पाओगे कि नहीं। अगर आप वो देख रहे हो कि अगर ये प्रोजेक्ट बाहर का है, सपोज ये प्रोजेक्ट न्यूयॉर्क का है, तो इन डॉलर्स में पे करेंगे और अमाउंट बहुत हाई होगा, और आपने बिना प्रोजेक्ट उनसे सुने एंड टेक प्रोजेक्ट आपने ले लिया, लेकिन बाद में आपसे वो प्रोजेक्ट बना नहीं, तो आपका क्लाइंट भी खराब हुआ, आपकी रेपुटेशन भी खराब हुई, प्लस आपके पास जितने भी आगे बिजनेस आएंगे या जितने भी आगे क्लाइंट्स आएंगे वो भी सब लाइक दे विल कट डाउन। तो एक चीज यहाँ पे ये लर्निंग मेरी हुई कि जिस ट्रेड से आपने स्टार्ट किया है उस चीज को नहीं भूलना है कि आपने स्टार्टिंग जहाँ से की, जहाँ से आपकी ये वर्क स्टार्ट हुआ, लोग आपको किस लिए जानते हैं वो चीज को नहीं खोना है, लाइक द फॉर योर वर्क। और जब वही नहीं होगा एंड वी सी द अमाउंट व्हाट द क्लाइंट इज पेइंग, तो वो चीज नहीं होगी। तो ऐसा था कि फर्स्ट पहले क्लाइंट आया, उसका डिटेल पूरा वर्क समझना है, वो व्हाट द प्रोजेक्ट इज अबाउट। उसके बाद अपने हिसाब से उसकी कॉस्टिंग निकालनी है कि आपको इसमें कितने घंटे देने पड़ेंगे डेली, कितना लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, कि आपको और टीम मेंबर्स भी लगेंगे कि आप इंडिविजुअली कर लोगे, वो चीज देखनी पड़ती है। फिर उस हिसाब से वी सेट द कॉस्टिंग, लाइक थोड़ा रिसर्च करके गूगल में भी। तो ये सेट हो जाता है। उसके बाद आप उस क्लाइंट को बिजनेस प्रपोजल भेजते हो अपनी तरफ से, और उसमें लिखा रहता है प्रोजेक्ट का स्कोप, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, प्रोजेक्ट का कॉस्ट एंड उसके बारे में जो जो आप उसको और कितने दिन में डिलीवर करोगे, सब कुछ। और उसमें अगर वो प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, सो वी मूव फॉरवर्ड विद द एग्रीमेंट। अब उस एग्रीमेंट में रहता है कि ये जो भी प्रोजेक्ट है ये क्लाइंट ओन करता है, और इस क्लाइंट में अगर कैंसिल करना है प्रोजेक्ट, या मैं कैंसिल कर सकती हूँ, क्लाइंट भी कैंसिल कर सकता है प्रोजेक्ट को। लाइक वो डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो मेरे ऊपर राइट है कि मैं उसको कैंसिल कर सकती हूँ, और अगर क्लाइंट पे नहीं कर रहा है तो भी मेरे ऊपर राइट है कि मैं उसको कोड नहीं दूं। तो ऐसे वो हर चीज उसमें लिखी रहती है जो चीज इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रूफ ऑफ वर्क दैट वी हैव डिड। तो वो चीज होती है, उसके बाद वो साइन होता है, उसके बाद वर्क स्टार्ट होता है। अब वर्क स्टार्ट होता है तो उसमें 50% जो है वो एडवांस रहता है एंड 50% आफ्टर डिलीवरेबल्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट ज्यादा बड़ा है तो उसमें माइलस्टोन्स रहती हैं कि फ्रंट एंड के बाद इतना परसेंट, बैक एंड के बाद इतना परसेंट, देन
देन और जो उसके पहले स्टेज होता है डिजाइन, उसके बाद रिविजन्स के बाद इतना परसेंट। तो वो कभी कभी 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोजेक्ट के 3 स्टेजेस होते हैं, कभी 2 स्टेजेस होते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, और वो एडवांस होता है एंड देन आफ्टर द डिलीवरेबल्स होता है। तो ऐसे प्रोसेस रहता है। ओके ओके, सो अभी आपने एक चीज बोली कि आप मतलब प्रोजेक्ट कितना बड़ा है तो उसके अंदर डिसाइड करना पड़ता है कि टीम भी लगेगी कि नहीं, तो इट मीन्स कि मतलब आप टीम, आपकी टीम भी है, मतलब वो चीज पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ, अभी है। अमेजिंग, तो मतलब आप टीम भी एक बेसिकली हैंडल कर रही है, तो उस चीज के बारे में आप हाँ, बताइए। पूरा अभी मैंने रिसेंटली वही 2 जन को लाइक टीम में हायर किया है। तो ऐसा है कि अभी ये भी समझ में आ गया है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है। लाइक मैनेजमेंट के लिए लोग कोर्सेज करते हैं, बीबीए एमबीए, बट ये चीज करके वो चीज समझ में आ रही है प्रैक्टिकली कि एक प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, एक टीम को कैसे मैनेज किया जाता है, प्लस क्लाइंट को कैसे मैनेज किया जाता है और उस क्लाइंट के कस्टमर्स को कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये सारी चीजें जब प्रैक्टिकली समझ में आ रही है rather than picking up a particular course, तो वो चीज एक अमेजिंग। दैट्स सो अमेजिंग। तो इसी के साथ में मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ कि फुल स्टैक डेवलपमेंट किस तरीके से शुरू करना चाहिए, अगर आप मतलब किसी को वो देना हो आपको एक रोड मैप या फिर एक वे, तो वो आप बताइए, ये आइडियल वे से। मेरे पास जो मेरा लिंक्डइन है उसमें भी मैंने बहुत सारे पहले रोड मैप्स डाले थे। तो उसमें कैसा है कि पहले HTML करते हैं, देन HTML के साथ CSS, देन जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के बाद उसके फ्रेमवर्क्स में एंटर करते हैं। तो उसके फ्रेमवर्क्स बहुत सारे हैं, जैसे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में अगर देखेंगे तो रिएक्ट, व्यू और एंगुलर है, जिसमें से अभी सबसे पॉपुलर रिएक्ट JS है। तो वो चीज बहुत अच्छी है, एक रिएक्ट। देन अगर फिर बैकएंड में जाते हैं तो बैकएंड में है Express.js, जो सर्वर, बेसिकली सर्वर बनाने में काम करती है। देन एक Node.js है जो चीज पूरे एप्लीकेशन को रन करती है, एक रन टाइम एप्लीकेशन है वो चीज। देन है एक MongoDB जो डेटाबेस होता है। लाइक डेटाबेस में MongoDB भी यूज कर सकते हैं, MySQL भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको रिएक्ट यूज नहीं करना है फ्रंट एंड में तो यू कैन यूज PHP एज वेल, लेकिन PHP बहुत ओल्ड स्टैक हो गया तो इसलिए React.js जो है वो बेटर है। देन बैकएंड में एक यही आता है Node.js, Express.js एंड एक डेटाबेस। वो डेटाबेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजों को मिक्सअप करके एक फुल स्टैक डेवलपमेंट बनता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में ही स्केल करने के लिए कर सकते हो। जैसे GraphQL है, Postgres है। तो ऐसे बहुत सारी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट में, जिससे आपके एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी बढ़ेगी। तो वो सारी चीजें, लाइक स्केलेबिलिटी के लिए और भी मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती है। तो मैंने कुछ कुछ अभी सीख लिया है, कुछ कुछ अभी और चल रहा है सीखना। सो डेवलपमेंट में कैसा है कि अगर आपने जितना भी सीखा है लेकिन उसके बाद भी न्यू टेक्नोलॉजीज तो आती रहेंगी, वो कभी बंद नहीं होगा। तो आपको सीखते रहना है। लाइक भले ही आपके पास जितने भी सारे क्लाइंट्स है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन वो सीखना डेवलपमेंट में कभी खत्म नहीं होता है। अभी तक आई एम लर्निंग न्यू टेक्स। ओके, अमेजिंग। एंड एज ए फ्रीलांसर आप कौन कौन सी चीजें ऑफर करती हैं, कौन कौन से बेसिकली डिफरेंट ऑफर्स डू यू ऑफर, और उसी के साथ में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बेसिकली मिलता है तो उसकी प्राइसिंग को बेसिकली किस तरीके से आप डिसाइड करती हैं, कितना बेसिकली प्राइस करना है, ये चीज भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, तो वो चीज आप बताइए। अच्छा, ओके। सो लाइक कोई कोई ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ उनको ओनली फ्रंट एंड चाहिए रहता है या फिर ओनली लैंडिंग पेज चाहिए रहता है उनके लिए। सो द फर्स्ट सर्विस तो यही है मेरी, लाइक क्रिएटिंग इफेक्टिव एंड इंटरैक्टिव लैंडिंग पेजेस। सेकंड इज डिजाइनिंग, लाइक UI UX डिजाइनिंग, क्रिएटिंग द prototypes the and the user experience and interaction. Yeah. Then thirdly is content, जो एक content उस अगर design है and उसमें particularly content नहीं है so उसका कोई meaning नहीं है. So the third thing is content, like any type of writing about it, and content creation in social media as well. तो social media का management भी, ये सब भी चीजें हैं. And one more last thing that I provide is like वही scalable web applications, जो तो है ही already for the like पहले से ही. So these are all the services that I provide in my freelance business. Then what was the other question? Pricing, how did you Yeah, like हाँ. So pricing पहले मैं चेक करती हूँ अलग अलग वेबसाइट्स में, जैसे जिसमें how much other people are charging about it.
तो वो चीज चेक करके फिर अपना आवर्स देख के कि इतने घंटे आई एम वर्किंग, और 1 घंटे का सपोज लेट्स से 1000 पर आवर इज द चार्ज, तो कितने घंटे इस प्रोजेक्ट को लगेंगे अगर मैं 3 घंटे हर दिन देती हूँ। Okay. तो ऐसा है कि 3 घंटे एंड देन पूरे हफ्ते में वो कितने होंगे, और हफ्ते के बाद वो 1 महीने में कितने होंगे। उसके बाद ना वो पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन सेट होती है कि ये प्रोजेक्ट 2 महीने में खत्म होगा, 2 महीने में को एक्स नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे, और उस आवर्स को मल्टीप्लाई करके आई गेट द प्राइसिंग। फिर वो प्राइसिंग को कंपेयर करती हूँ दूसरे मार्केट में जितने प्राइसेस हैं उससे। सो अगर वो प्राइसिंग उनसे हाई होता है या उनसे लो होता है, ऑल्सो ये प्राइसिंग डिपेंड करता है क्लाइंट पे। अगर वो क्लाइंट इंडियन है तो ऑफकोर्स वो इतना ज्यादा पे नहीं करेगा, लेकिन जो इंडियन क्लाइंट, बहुत सारे ऐसे भी इंडियन क्लाइंट्स होते हैं जो ओपन माइंडेड होते हैं। सो दे आर लाइक कि दे अंडरस्टैंड कि आपका वर्थ कितना है, आपके टाइम का रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको फिर वो खुद ही हाई पे करते हैं आपके वर्क के हिसाब से। देन अगर वो क्लाइंट इंटरनेशनल है तो ऑफ कोर्स आप उनसे लाइक $100 तो नहीं मांगोगे फॉर द एक्स अमाउंट ऑफ वर्क। तो वो चीज है कि उनके लिए जो है वो प्राइसिंग अलग होता है, और वो वर्थ भी होता है अकॉर्डिंग टू योर वर्क। लाइक जितना भी आप वर्क पुट इन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो उसके हिसाब से वो चीज होती है। सो ऐसे आई टेक आउट द प्राइसिंग। Yeah, actually they are also getting that much amount ना, मतलब अगर वो वहाँ पे वेबसाइट वो चलेगी तो उस हिसाब से वो उनको great great and तो इसके नेशनैलिटी के बेसिस पे नहीं लेना चाहिए कि यू आर एन इंडियन वेब डेवलपर, ऐसा नहीं है। yeah लाइक एक वो नेशनैलिटी उसमें नहीं जोड़नी चाहिए। इट्स अबाउट योर वर्थ, योर टाइम, योर एफर्ट। yeah definitely definitely एंड इसी के बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो लेना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, तो वो आप बेसिकली किस तरीके से लेती हैं और क्या चीज बेसिकली मेजरली आप यूज करती हैं, और मतलब एक टाइम पे मल्टीपल क्लाइंट्स लेती हैं या फिर मतलब ठीक है एक प्रोजेक्ट पे एक, या फिर कैसे? अभी तो मल्टीपल है, लाइक देयर अभी तो 3 प्रोजेक्ट है जो चल रहे हैं साइमल्टेनियसली विद माय टीम एज वेल, एंड कुछ कुछ आई एम आल्सो मैनेजिंग। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रहते हैं। एंड अबाउट द क्लाइंट्स, वो चीज है कि मैंने कभी भी किसी क्लाइंट को रीच आउट खुद से नहीं किया है। दे हैव कम टू मी बाय सीइंग माय ओन लिंक्डइन पोस्ट, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड ये सब चीजें जिसमें भी मैंने अपना वर्क शोकेस किया था। सो ये चीज में मतलब बहुत सारे लोग जैसे मेरे से पूछते हैं कि हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स, सो आई से कि अपना वर्क दिखाओ विदाउट, मतलब ऐसा ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट भी आते हैं मुझे कि आई कैन हेल्प यू विद दिस थिंग, लेकिन अपना वर्क जब तक शो नहीं करोगे तब तक हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि आप इसमें हेल्प कर सकते हो। तो वो चीज है कि अपना वर्क शो करो विदाउट इवन एनीवन आस्किंग। तो लोग जब खुद ही देखेंगे उनको लगेगा कि हाँ शी इज डूइंग मतलब इतना सारा वर्क एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग, सो वो हमारे वर्क को भी इस तरह से कर सकती है। सो इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द क्लाइंट कम टू मी रिगार्डिंग, या तो वो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देख के रीच आउट करते हैं, या ट्विटर प्रोफाइल देख के रीच आउट करते हैं, या फिर गिटहब से ईमेल निकाल के मुझे ईमेल करते हैं। तो ऐसे रीच आउट होते हैं, कभी मैंने खुद से कोल्ड रीच आउट नहीं किया अभी तक। अमेजिंग अमेजिंग सो अमेजिंग एंड ये बात बिल्कुल सही है कि वर्क इन पब्लिक बेसिकली, सॉरी, शेयर इन पब्लिक, जो भी आप मतलब जो दिखता है वही बिकता है, एक मतलब एक कहावत है, तो Exactly. so, हाँ। तो मतलब इसके साथ में रिलेट भी होती है ये। एंड अगली चीज मैं जो पूछना चाहता हूँ डेट इज कि आपके जो सोशल मीडियाज हैं बेसिकली उसके साथ में आपका कंटेंट क्रिएशन किस तरीके से शुरू हुआ, कब आपने शुरू किया इस चीज के बारे में, कब आपको इस चीज की नीड पड़ी? एक्चुअली यही ओनली एक रीजन है जिसके कारण से बेसिकली आपके जो रेकरिंग क्लाइंट भी आ रहे हैं, तो या तो बेसिकली वो चीज के बारे में आप बताएं। पहले तो लिंक्डइन में ही मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे किसी ने बोला कि लिंक्डइन में रोज पोस्ट करा करो, तो मैंने लिंक्डइन में रोज पोस्ट करना स्टार्ट किया। तो उससे मुझे पता चला कि इस तरह कंटेंट क्रिएशन होता है, एंड मतलब हम और भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो मैंने फिर इंस्टाग्राम पे तो मैं थी बहुत पहले से, सो मतलब मैंने उसका थोड़ा कंटेंट चेंज किया, एंड देन वहां पे भी मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया शो करना कि इस पे आई वर्क टुडे एंड एवरीथिंग। फिर ट्विटर मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। देन ट्विटर पे धीरे धीरे, शुरू में तो बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं आता है, ना लिंक्डइन पे आता है, ना किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं आता है। तो शुरू में आई यूज्ड टू गेट 1 लाइक 2 लाइक ऐसे, या कमेंट्स तो जीरो। बट देन धीरे धीरे लोग जब देखते रहते हैं, जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं, डेली उनको हमारी पोस्ट दिखेगी, सो दे विल इंटरैक्ट वन डे और अनदर। तो वैसे ही फिर ट्विटर पे अभी बहुत ज्यादा बूम हो गया है। लाइक पहले तो कुछ इंटरेक्शन नहीं था, बट अभी व्हेन आई ट्वीट अबाउट मेरे वर्क के बारे में, या वट एवर हैपनिंग इन माई डेली लाइफ में, इट कैन बी रिगार्डिंग वर्क और रिगार्डिंग एनीथिंग, सो वो चीज जब आई ट्वीट अबाउट इट, सो
it creates a gesture about in people's mind about the brand that I'm creating in the whole platform and creating the audience. So like whenever अगर आगे मैं कोई product launch करती हूँ या something, so there will be a lot of people who will be supporting me क्योंकि वो audience अभी से बन चुकी है. तो इसका यही benefit होता है कि create an audience, create content and अपनी brand को वो attention पे बना के रखो and then you'll be boom. ओके सो अब एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वेश्चन आने वाला है कि आप इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेती है, मतलब इतनी सारी चीजें आप बेसिकली कि आपकी उम्र के साथ में ये चीज समझ नहीं आती है, ये चीज इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, ये चीज दैट बिकम सो मच इम्पोर्टेंट। स्कूल के साथ में आप बेसिकली कंटेंट भी क्रिएट कर रही हैं, फ्रीलांसिंग भी क्रिएट कर रही हैं, और उसी के साथ में फ्रीलांसिंग के साथ में टीम वगैरह भी आपने बना रखी है, बहुत अमेजिंग। तो वो चीज आप बताइए। नोशन के बारे में आपने सुना है? नोशन एप्लीकेशन है, बहुत अमेजिंग, अपने यूज करते हैं। वही तो मेरा पूरा वो घर नोशन बन गया है। मतलब उसमें एवरीथिंग, हर चीज मेरे उसमें सेट किया हुआ है कि इट्स लाइक टोटल रूटीन एंड द टास्क जो मेरे को करने हैं डेली में। तो उस टास्क के रिलेटेड क्या होता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी बड़े काम है, लार्ज बहुत बड़े बड़े टास्क है, तो उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो एंड देन उस स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को करना शुरू करो। वो तो एकदम आसान हो जाता है वो पूरा कंप्लीट करना। तो ऐसे वो रूटीन स्टार्ट होता है, देन वो एक एक करके सब टास्क कंप्लीट होते जाते हैं। फिर बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं, लाइक कभी कहीं शाम को कहीं बाहर हैंग आउट करने चले गए या कुछ भी। तो इस तरह स्मॉल स्मॉल टास्क को लेके वो फिर कंप्लीट होता जाता है। तो धीरे धीरे सारे वर्क भी मैनेज हो जाते हैं अपने आप। लाइक गिव 1 hour टू स्टडीज, देन सुबह देन गो टू वर्क आउट, देन शाम को कभी हैंग आउट कर लो, या दिन में डू द होल वर्क विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। फिर वो टीम के अपडेट लो कि इसमें कितना वर्क हुआ है, देन खुद उस दूसरी चीजों पे काम करो जो चीज नहीं हुई है अभी तक, एंड टेक द अपडेट फ्रॉम द क्लाइंट एज वेल, और उसको हैंड ओवर करो जो चीज आपने अभी तक के बनाई है, उनके साथ मीटिंग्स करो। तो वो पूरा ऑल डे लॉन्ग बहुत बड़ा शेड्यूल हो जाता है दिन भर में। मतलब इट्स लाइक हर टाइम वो माइंड में बात चलती रहती है, लाइक बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि ये चीज भी करना है, ऐसा ऐसा, बट हो जाता है मैनेज इवेंचुअली। सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। एंड एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं बेसिकली इस टाइम पे? अभी तो शायद आपके 12th का एग्जाम्स वगैरह हुए होंगे शायद अभी, है ना? तो उसी के साथ होंगे अभी। होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में मतलब आप आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो चीज आप अगर आप शेयर करना चाहें कि आप बेसिकली आगे क्या परस्यू करना चाहती हैं अगर स्टडीज में, या फिर जो आप काम कर रही हो उसको किस तरीके से स्केल करना चाहती हैं, या फिर और कोई बड़ी चीज कोई आपके दिमाग के अंदर हो, तो वो चीज आप शेयर करना चाहें तो अगर। ठीक है। सो फ्यूचर प्लान्स में रिगार्डिंग द ग्रेजुएशन एंड स्टडीज पार्ट में, वहाँ उस पार्ट में तो मतलब ऑफलाइन कॉलेज जो है वो आई एम नॉट डूइंग इट, क्योंकि मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कर रहे हैं इंजीनियरिंग, एंड मतलब बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, देन और भी अलग अलग फील्ड्स में हैं। सो उन सबका क्या है कि पूरा दिन कॉलेज में निकल जाता है, देन गेट ओनली 2 या 3 घंटे ऑफ द डे टू वर्क, जो इनफ नहीं है रिगार्डिंग द वर्क जो मेरा 2 साल से चल रहा है। वो एकदम स्टिल हो जाएगा या पूरा लो हो जाएगा कॉलेज के कारण, एंड वो 3-4 साल फिर से वो मेरे को बिल्ड करने में लग जाएगा जितना अभी तक बिल्ड हुआ है। तो इसीलिए वो ऑफलाइन कॉलेज को मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ, एंड मैं डिस्टेंस लर्निंग का सोचा है मैंने कि डिस्टेंस लर्निंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, BSc कंप्यूटर साइंस में, तो वहां से आई डू दैट। तो वो चीज है, उसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, एंड देयर आर लाइक एग्जाम्स इन बिटवीन, तो वो एग्जाम्स बस देना है ऑनलाइन। सो वो चीज है। तो ग्रेजुएशन तो वैसे है। बाकी इफ यू आस्क अबाउट अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन, तो अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन तो बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। सो आई एम शिफ्टिंग टू बैंगलोर आफ्टर 12th, तो वहाँ पे भी जो वर्क चल रहा है उसको और स्केल करना है। द बिजनेस दैट मतलब टीम में अभी 2 ही लोग हैं, सो टीम को स्केल करना है, प्लस 3 प्रोजेक्ट्स हैं तो उसको 6 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं अंडर माई सेल्फ। तो इसी तरह स्केल करते करते और वो पूरा सिस्टम बनाना है जिससे क्लाइंट विल एंटर, एंड हर एक चीज का एक सिस्टम लीगली, लाइक अभी तक तो लीगल कुछ भी नहीं था बिकॉज आई एम नॉट 18, लेकिन एज आई टर्न 18 in 2 months तो वो चीज भी हो जाएगी, लाइक एवरीथिंग विल बी लीगल। तो वो सब चीज सेटअप करनी है, एंड कंटेंट पार्ट में स्केल करना है। अभी कंटेंट पार्ट स्टिल है बिकॉज एग्जाम्स के कारण, लेकिन कंटेंट पार्ट 12th के बाद उसको पूरा स्केल करना है। तो वो सारी चीजें हैं करने का। अमेजिंग। एंड आप शायद कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं ना? हाँ,
कॉमर्स प्लस मैथ्स। हो अमेजिंग, क्योंकि ये चीज मतलब बेसिकली बहुत डिफरेंट हो जाती है कॉमर्स के साथ में आपने बेसिकली वेब डेवलपमेंट सीख करके और इस चीज के अंदर बढ़िया करा, बहुत बढ़िया। और बट हाँ वो चीज अलग नहीं है, लाइक जो स्टडीज पार्ट है वो अलग है एंड जो आपकी स्किल है वो या अलग पार्ट है, डेफिनेटली तो डेफिनेटली। उन दोनों को मर्ज नहीं मतलब करना कई चाहिए। बार वो होता है ना कि जैसे स्टडीज के अंदर कंप्यूटर चीज ऑलरेडी आ रखी है तो हाँ उसी की चीज को कंटिन्यू कर दिया, तो वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, मतलब जब हम कुछ। स्टडी में मेरा आईटी भी सब्जेक्ट है ऑप्शनल, ओके। लेकिन उसमें दे आर टीचिंग जावा, हम्म। जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्टैक है, एंड आई एम इनटू वेब डेवलपमेंट पूरा टोटली विद द मॉडर्न स्टैक ऑलरेडी। जावास्क्रिप्ट है तो जनरल। हम्म। एंड एक और चीज की मतलब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि मतलब कॉलेजेस का एक जो सिस्टम है बेसिकली वो थोड़ा साइड में होता जा रहा है। जैसे मैं देख सकता हूँ कि जैसे हमारे जो 2020 जो ईयर था वो लॉकडाउन के कारण से कई सारे लोगों ने बेसिकली अपने कुछ ना कुछ शुरू किया, और इस टाइम पे कॉलेज बहुत इररेलेवेंट हो रखा है। जैसे कुछ क्रिएटर्स भी हैं, जैसे ईशान शर्मा है जो वो भी ड्रॉप आउट लिया उन्होंने, तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक चीज दिख रही है कि कॉलेजेस बेसिकली एक तरीके से एक बर्डन सा क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं हम, तो उसके बीच में वो हर्डल बन रहे हैं बेसिकली। डेफिनेटली दैट्स सो अमेजिंग या। एंड इसी के साथ में एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे। कोई लास्ट अगर आप कोई मतलब इस वीडियो को बैंड करने जा रहे हैं तो कोई एडवाइस अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहें किसी भी टाइप की, तो वो आप बेसिकली दीजिए। तो एडवाइस तो यही रहेगी, मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर रुकना नहीं उसमें। मतलब ऐसा लगेगा कि वो पाथ नहीं मिल रहा है या आगे जाके क्या करेंगे, हर समय वो माइंड में रहता है कि फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन जो प्रेजेंट है वो हम नहीं करते हैं। तो ये बात मेरे साथ हो चुकी है बहुत बार, मतलब मैं फ्यूचर के बारे में सोचती थी कि तब क्या करना है, जबकि जो प्रेजेंट में चल रहा है वो करते चलो, करते जाओ, वो अपनी जर्नी बनती जाएगी, पाथ अपने आप मिलते जाएगा, अपने आप न्यू अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा आप यहाँ पे थे और यहाँ पहुंच गए। सो वो चीज है, बस यही सब करते रहो। अमेजिंग अमेजिंग। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ये कन्वर्सेशन रहा, मेरे को बहुत ज्यादा अमेजिंग मतलब एक एक्सपीरियंस रहा मेरा पूरा आपके साथ में जर्नी को डिस्कस करना, और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और आशा करता हूँ कि जो ऑडियंस है उनमें से भी सभी लोगों को बहुत ज्यादा अमेजिंग ये पॉडकास्ट लगी होगी। और इसी के साथ में लेट्स एंड दिस वीडियो। सो बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और इसी के साथ में कोई भी टाइप का अगर आपके पास में कोई कमेंट हो तो वो आप बेसिकली कमेंट सेक्शन में आप जा करके कमेंट कर सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। और इसी के साथ में आप श्रुति के जो सोशल हैंडल्स है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, श्रुति का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। और इसी के साथ में लेट्स एंड दिस वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। बाय बाय गाइस।